दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा कमाने के लिए याद नहीं रखे जाते, बल्कि पैसा होने के बाद भी इंसान रहने के लिए याद रखे जाते हैं। जब पूरी दुनिया पावर दिखाने में लगी हो, तब जो इंसान साइलेंस को अपनी ताकत बना ले, वो आम आदमी नहीं हो सकता। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिन्होंने कभी स्टेज पर खड़े होकर खुद को महान नहीं बताया, लेकिन जिन्हें देश ने खुद अपना मोरल कंपास मान लिया। ये कहानी है रतन टाटा की। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ, पर जो चीज उनके बचपन को अलग बनाती है वो उनके माँ बाप का अलग हो जाना था। उस जमाने में जब तलाक एक शब्द नहीं हुआ करता था, एक दाग माना जाता था। रतन टाटा ने वो दर्द खामोशी से जिया। उनकी परवरिश हुई उनकी दादी के साथ, नवाज़बाई टाटा के साथ, एक डिसिप्लिन्ड, प्रिंसिपल्ड और स्ट्रॉन्ग महिला जिन्होंने रतन टाटा को सिखाया, नाम से बड़ा होता है कैरेक्टर। स्कूल में रतन टाटा ज्यादा बोलते नहीं थे, ना ही वो क्लास के हीरो थे, लेकिन उनके अंदर एक चीज थी, ऑब्जर्व करने की आदत। लोग बोलते रहे और रतन टाटा जी समझते रहे। रतन टाटा जी पढ़ने के लिए गए अमेरिका। वहां उन्होंने आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पढ़ी। उसके बाद उनका सपना था बिल्डिंग्स डिजाइन करना, शीशे और स्टील से अपना सपना खड़ा करना। पर किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई, इंडिया से फोन आया कि टाटा ग्रुप को आपकी जरूरत है। और यहाँ से शुरू होता है सपनों और जिम्मेदारियों के बीच का संघर्ष। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया, पर सीईओ के तौर पर नहीं। उनके शुरुआत हुई फैक्ट्री फ्लोर से। उन्होंने खुद हाथ गंदे किए, स्टील प्लांट में काम किया, वर्कर्स के साथ पसीना बहाया। ये कोई पीआर स्टंट नहीं था, ये उनका तरीका था समझने का। लेकिन कॉरपोरेट दुनिया उनके लिए आसान नहीं थी। कंपनी के अंदर ही लोग कहते थे ये ज्यादा सॉफ्ट है, ये बिजनेस करने लायक नहीं, इसे बिजनेस नहीं आता। और जब बात लीडरशिप की आई तो उन पर भरोसा करने वाले भी लोग बहुत ही कम थे। साल थी 1991। इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था और इसी साल रतन टाटा बने टाटा ग्रुप के चेयरमैन। पर यह खुशी उनके लिए फूलों की सेज नहीं थी। सीनियर्स एग्जीक्यूटिव्स उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनके डिसीजन पर सवाल उठाते थे। पर रतन टाटा ने एक चीज क्लियर रखी, मैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए टाटा का फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। उन्होंने पुराने कंफर्ट जोन तोड़ दिए, लॉस मेकिंग कंपनीज बंद की और टाटा ग्रुप को ग्लोबल स्टेज पर ले जाने का सपना देखा। लोग हंसते थे जब रतन टाटा ने कहा हम ग्लोबल कंपनीज खरीदेंगे, और फिर टेटले टी, कोरस स्टील और जैगवार, एक इंडियन कंपनी ब्रिटिश लेजेसी ब्रांड्स की मालिक बन चुकी थी। ये सिर्फ बिजनेस डील नहीं थी, ये था एक मैसेज। इंडिया सिर्फ सस्ता लेबर नहीं है, इंडिया लीडरशिप भी है। रतन टाटा जी का एक सपना था, हर इंडियन परिवार के लिए एक सेफ कार। इस सपने का नाम था नैनो। जब नैनो लॉन्च हुई, पूरी दुनिया ने देखा, पर मार्केट उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाया। लोगों ने उसे चीप कार कह दिया। फाइनेंशियली नैनो सक्सेसफुल नहीं रही, पर रतन टाटा ने कहा फेलियर वो नहीं जो काम ना करे, फेलियर वो है जो कोशिश ही ना करे। नैनो ने ये सिखा दिया, इनोवेशन का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता। रतन टाटा कभी शादीशुदा नहीं रहे। उनकी जिंदगी का सबसे गहरा रिश्ता देश के लोगों के साथ रहा। 2008 मुंबई अटैक के बाद ताज होटल के स्टाफ को खुद गले लगाना, या फिर स्टूडेंट्स, स्टार्टअप्स और मेडिकल कॉसेस को चुपचाप मदद करना। उन्होंने कभी कैमरास के लिए चैरिटी नहीं की, क्योंकि उनके लिए हेल्प का मतलब था फर्ज, पब्लिसिटी नहीं। आज रतन टाटा किसी पोस्ट पर नहीं है, पर उनका इन्फ्लुएंस हर जगह है। उन्होंने हमेशा सिखाया, पावर के साथ ह्यूमिलिटी, पैसे के साथ पर्पस और सक्सेस के साथ साइलेंस
होना बहुत ज़रूरी है। रतन टाटा ने कभी कहा था, मैं चाहता हूँ लोग मुझे मेरे डिसीजन से याद रखें, मेरी आवाज़ से नहीं। और शायद इसीलिए आज भी इंडिया कैरेक्टर की बात करता है तो एक नाम खुद ब खुद याद आ जाता है, और वो नाम है रतन टाटा। ये कहानी सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट की नहीं थी, ये कहानी थी एक अच्छे इंसान की।